हेलो स्टूडेंट, आज हम रिजल्ट्स पढ़ेंगे कि जो सोवियत संघ टूटा उसके यूएसएसआर पर और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे क्या असर हुआ। बहुत दूरगामी इसके परिणाम निकले। एक तो इतनी लंबी जो चली आ रही थी लड़ाई कोल्ड वार की, वो ख़त्म हो गई। जो तनाव था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो लूज हो गया, टेंशन हो गया। और जो इतने लंबे समय से यूएसएसआर में कम्युनिस्ट रूल था वो खत्म हो गया। न केवल कम्युनिस्ट केवल यूएसएसआर में, बल्कि जो यूएसएसआर डोमिनेट कर रहा था जिन कंट्रीज पे, वहां से भी ये खत्म हो गया। तो हम लिस्ट पढ़ते हैं क्या क्या रिजल्ट निकले उसके। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट meant the end of Cold War confrontations. The ideological disputes over whether the socialist system would beat the capitalist system was not an issue anymore. देखो, जो कोल्ड वार था वो एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई भी थी, तो थी किसके बीच में, कैपिटलिस्ट के बीच में और सोशलिस्ट के बीच में। ठीक है, तो अंत में कैपिटलिस्ट जीत गए, अमेरिका जीत गया। अमेरिका का कौन सा डिसइंटीग्रेशन हुआ है, यूएसएसआर का हुआ। और खुद देखो ये एक इसमें क्या कह रखा है, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसने खुद सोवियत शासन के विरुद्ध कूप कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया अगेंस्ट। और सोवियत संघ को तोड़ने में जिस पार्टी ने सोवियत संघ को बनाया, उसी पार्टी को ने सोवियत को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 1991 में। ठीक है, एक तो ये रिजल्ट निकला कि सोवियत सिस्टम, सोशलिस्ट जो सिस्टम था वो कैपिटलिस्ट से हार गया। और इंटरनेशनल लेवल पे जो कैपिटलिस्ट थे वो जीत गए। मतलब आज भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप देखोगे तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कैपिटलिस्ट छाए हुए हैं, जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है वो काम कर रही है। Since this dispute had engaged the military of the two blocs, had triggered a massive arms race and accumulation of nuclear weapon. इस डिस्प्यूट के कारण, जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था, इसी के कारण तो आर्म रेस बढ़ी, इसी के कारण बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स का जखीरा खड़ा हो गया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। एंड हैड लीड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स, और उसी के कारण तो मिलिट्री ब्लॉक बने। नाटो, सीटो, वार्सा पैक्ट एक दूसरे के खिलाफ बने थे। द एंड ऑफ द confrontations demanded an end of the arm race and the possible new peace. और जब ये दोनों ब्लॉक खत्म हो गए, एक ही ब्लॉक रह गया, तो अब क्या डिमांड आई कि भाई शांति से रहा जाए और जो आर्म रेस है उसको खत्म किया जाए। और उसके लिए आपको पता ही है, इन्होंने संधियां करनी शुरू कर दी थी। सेकंड है पावर रिलेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड। जो पावर रिलेशन था, पावर का मतलब जब दो पावर टकरा रही थी और दो गुट बन रहे थे, वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जो एक पावर थी वो उसका पतन हो गया। द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द आइडिया एंड इंस्टीट्यूशन, और ये जो पावर का खेल था वो यूएनओ जैसी संस्थाओं में चल रहा था। भाई एक देश के विरुद्ध किसी ने लड़ाई कर दी, एक की तरफ यूएसए लग गया, एक की तरफ यूएसएसआर लग गया, तो जो यूएनओ जैसी पावर थी जो इन दोनों के बीच में झगड़े सुलझाने का काम कर रही थी, वो फेल हो गई थी। लेकिन अब जो है यूएनओ का थोड़ा सा महत्व बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब अमेरिका की चलने लगी थी, अमेरिका अपने अनुसार काम करवाने लगा था। ठीक है, तो एक चेंज ये आया, कैपिटलिज्म एंड द नोशन ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी emerged एज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज द लाइफ। और जो सोशलिस्ट सिस्टम था वो खत्म हो गया, और अब ये लगने लगा जो सोवियत रूलिंग कंट्री थे वो भी ये समझने लगे कि भाई ये सोवियत सिस्टम तो गलत है और इसकी जगह हम क्या करें, डेमोक्रेसी के अपनाए, एक ऐसी पॉलिटिकल लाइफ अपनाएं जो लिबरल हो, कैपिटलिस्ट हो। थर्ड इसका रिजल्ट निकला, सोवियत ब्लॉक्स मेंट द इमरजेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्री। अब सोवियत यूनियन खुद ही 15 देशों से मिलकर बना था और बहुत सारे देशों पर कम्युनिस्ट शासन का हस्तक्षेप था, तो एक नई कंट्रीज उभरी। ऑल दीज कंट्री हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पायरेशन एंड चॉइसेस। हर कंट्री अपनी स्वतंत्रता चाहता था, अपने आकांक्षाएं जो उसने निश्चित कर रखी थी, गोल। चॉइस का मतलब होता है वो सोवियत सिस्टम की बजाय लिबरल अपनाए, डेमोक्रेसी अपनाए, कुछ भी अपनाए, उनकी अपनी चॉइस थी। उनमें से जो सम ऑफ देम स्पेशली द बाल्टिक,
बाल्टिक सागर के जो नज़दीक थे, लाथुनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये जो देश थे, एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट वांटेड टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन। आपको पता है यूरोपियन यूनियन एक ऐसी देशों का समूह है जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज से बना है। जर्मनी है, फ्रांस है, खैर ब्रिटेन तो उससे अलग हो गया है, पुर्तगाल है, जिसमें ग्रीक है, वो देश एक गुट बनाए हुए हैं। गुट नहीं, ये एक मतलब साझा कॉम्पैक्ट है EU, और बहुत बड़ी पावरफुल एक कॉम्पैक्ट है, ये ट्रीटी है जिसके द्वारा किसी भी इन देशों में घूम लो आप, वीज़ा नहीं लगता। इनकी एक साझी करेंसी, एक इनकी साझी पार्लियामेंट है, 28 देश हैं इसमें। तो यूरोपियन स्टेट्स ने भी यूरोपियन यूनियन के जो कंट्री थे उनमें शामिल होना शुरू कर दिया, यूरोपियन यूनियन में शामिल होना शुरू कर दिया। और जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो उनके खिलाफ बनी थी, उसी में वो शामिल हो गए। द सेंट्रल एशियन countries wanted to take advantage of their geographical location and continue their close tie with the Russia and also establish tie with the West। अब आप देखोगे यहाँ रशिया है, यहाँ एशिया के बेल्ट के कुछ सीरिया, लेबनान, ऐसे देश हैं, टर्की है, जैसे दोनों के बीच में यूरोप और एशिया के बीच में। इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि यहाँ यूरोप है, तो इन्होंने ये फायदा उठाना शुरू किया कि रशिया के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित किए जाएं और अमेरिका के भी। अगर इन देशों में देखोगे तो आज सीरिया रशिया के साथ है, इराक, ईरान जो है, ईरान रशिया के थोड़ा झुकाव रखता है, लेकिन इराक जो है वो अमेरिका के रुझान में रहता है। टर्की जो है वो थोड़े से अमेरिका के साथ संबंध अब तो खराब है, बट ये अमेरिका का ही एली रहा है। तो इस तरह से क्या है, जो सेंट्रल एशिया के देश थे, आप एक बार मैप जरूर देख लेना, मैप से आपको जल्दी समझ में आएगा। उन्होंने भी एडवांटेज लेना चाहे कि रशिया के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित किए जाए, US चाइना के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित किए जाए। थस द इंटरनेशनल सिस्टम सा मैनी न्यू प्लेयर्स। अब पहले तो 2 ही प्लेयर थे, USSR, USA, अब बहुत सारे प्लेयर पैदा हो गए इसमें, ईच विद इट्स ओन आइडेंटिटी। इनकी अपनी पहचान थी, अपने हित थे। अब तक पहचान उनकी अमेरिका और रशिया से थी कि ये रशिया का मित्र है और ये अमेरिका का, बट अब वो उनसे आज़ाद हो गए तो उनकी अपनी पहचान बनी, अपने एक इंटरेस्ट थे, अपनी पॉलिटिकल सिस्टम थे, अपनी कठिनाइयाँ थी। ठीक है, अब ये कुछ डेट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये आप कर लेना याद, ये आपकी पेपर में आएंगी, ज़रूर आएंगी। जैसे 89 का इन्होंने दे नहीं रखा, बर्लिन की दीवार गिरी थी इसमें 1989। ओके, सबसे पहले प्रतीक यही था, जब ये गिरी तो लग गया था कि अब सोवियत संघ का भी विखंडन हो ही जाएगा, फॉल ऑफ बर्लिन वार। उसके बाद फरवरी में गार्बोचेव सोवियत यूनियन पार्टी के अध्यक्ष बने और उस पर एक छत्र साम्राज्य उसका हो गया, मतलब होल्ड में आ गई है पार्टी। उसके बाद 1990 में मार्च में लिथुनिया बिकम द फर्स्ट स्टेट। ये याद रखना कि कौन सा पहला स्टेट था जो USSR से अलग हुआ, वो था लिथुनिया। जून 1990 में रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन। सेकंड जो था वो रशिया था जो सोवियत यूनियन से अलग हुआ। उसके बाद बोरिस येल्त्सिन जिसके कम्युनिस्ट जो पहले रशिया के प्रेसिडेंट बने थे, बोरिस येल्त्सिन नाम था उनका। इन्हीं के नेतृत्व में आपको पता है जो USSR है उनके खिलाफ एक मिलिट्री कूप हुआ था। 1991 द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर स्टेज एन अब्रेटिव कूप अगेंस्ट द गार्बोचेव के खिलाफ एक कूप हो गया। कूप का मतलब जबरदस्ती षड्यंत्र करके सरकार को हटाना। सितंबर में 3 बाल्टिक जो रिपब्लिक हैं, एस्टोनिया, आपने बाल्टिक जो देश हैं उनके भी नाम याद रखने हैं, एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, वो ना केवल आज़ाद हुए बल्कि UN के मेंबर बन गए और नाटो को भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद दिसंबर 1991 में रशिया, बेलारूस, यूक्रेनिया ये आज़ाद हो गए।
जो 1922 में ये संधि करके यूएसएसआर में शामिल हुए थे। उसके बाद रशिया जो है वो यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बन गया, और उसके बाद गोर्बाचेव यूएसएस सोवियत यूनियन एंड ऑफ सोवियत यूनियन, गोर्बाचेव ने रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंट से सोवियत यूनियन के, और इस तरह से सोवियत यूनियन का बिखराव हो गया। मैंने गोर्बाचेव के 2 रिफॉर्म्स बताए थे आपको। एक तो ये है पेरेस्ट्रोइका, रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है दोबारा से पुनर्निर्माण करना, कि ब्यूरोक्रेसी हमने दोबारा बनानी है। ग्लासनोस्ट का मतलब ओपननेस, कि जो एक सिस्टम है और इतना क्लोज सिस्टम है कि जनता को पता नहीं चलता, अब हम ओपननेस लेके आएंगे, सूचना का अधिकार देंगे, जनता को बताएंगे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये इस तरह के सुधार उन्होंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पर लाने चाहे, किसने, गोर्बाचेव ने। उसके बाद जो मैंने बताया था, हम पढ़ रहे थे कि जो सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री थे वो किसमें शामिल हो गए, नाटो में शामिल हो गए। सोवियत यूनियन को उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने यूरोपियन यूनियन की तरह वो परस्पोरियस होना चाहते, समृद्ध बनना चाहते थे। उनके साथ उन्होंने संधि समझौते कर लिए और अपने जो पॉलिटिकल सिस्टम थे वो भी वेस्टर्न बेस ही कर लिए। अब इसके परिणाम क्या निकले, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंटीग्रेशन, द collapse of the Second World War of the Soviet Union and the Socialist Party in Eastern Europe had profound consequence world politics. Let us note here 3 broad kind of enduring change and resulted its। ये हमने पढ़ लिए भाई तीनों, थोड़ा सा पेज मेरे ख्याल से उल्ट सुलट हो गया है। पहला तो मैंने यही पढ़ा था कि कोल्ड वार के कारण जो पूंजीवादी सिस्टम था वो ख़त्म हो गया था। सेकंड था जो यहाँ से देश निकले, उन्होंने नई नई इंस्टीट्यूशन, चेंज द एंड ऑफ कोल्ड वार लेफ्ट ओपन ओनली 2 पॉसिबिलिटी, आइदर द रिमेनिंग सुपर पावर। पहले क्या होता था कि जो ग्रुप थे, जो कंट्रीज थे, वो या तो सोवियत यूनियन में शामिल हो सकते थे। पहले आपको पता ही था जो देश थे चाहे तो उसमें शामिल हो सकते थे, यूएसएसआर में या अमेरिकन में। लेकिन अब मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया। मल्टीपोलर का मतलब होता है आप इनको छोड़कर नई नई संधियां कर सकते थे, एशिया के देशों के साथ मिल सकते थे, यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिल सकते थे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपना सकते थे जो इस वेस्टर्न यूरोप में डोमिनेट कर रही थी। और इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक और मॉनेटरी फंड, IMF जिसे बोलते हैं, जो पैसा देता है रिकंस्ट्रक्शन के लिए, आप उसके सदस्य बन सकते थे, आप उनसे पैसे ले सकते थे। लेकिन पैसे के बदले में आपको पता ही था अमेरिकन जो पॉलिसीज थी लिबरलाइजेशन की, बाजारों को खुला छोड़ने की, प्राइवेट हाथों में पूंजी देने की, वो चीज़ें आपने अपनानी थी। उसके बहुत दुष्परिणाम भी निकले, आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड था कि सोवियत ब्लॉक वो ख़त्म हो गया था, उसकी जगह नए नए कंट्रीज आए थे। और ये कंट्री जैसे बाल्टिक कंट्री थे, ईस्ट यूरोपियन कंट्री थे, उन्होंने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो इनके खिलाफ बनी थी उनके वो सदस्य बन गए। अब वो नई नई जो पावर थी, यूएस, चाइना और दूसरे जो EU जैसे यूरोपियन जैसे कंट्रीज के सदस्य बन सकते थे। ये रिजल्ट निकले। अब एक बड़ा फेमस वर्ड है शॉक थेरेपी, ये बहुत जरूरी है। ये देश अलग तो हो गए, ठीक है, ये देश अलग हो गए। शॉक थेरेपी क्या थी, इसमें क्या मैंने आपको बताया कि इन्होंने यूरोपियन यूनियन को में शामिल हो गए, वर्ल्ड बैंक में से इनको पैसा मिलने लगा क्योंकि ये अमेरिका के साथ चले गए IMF से। लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक ऐसे नहीं कि जाते ही पैसे दे देंगे। ये क्या करेंगे, आप पर अपनी शर्तें लाद देंगे, और वो शर्तें ऐसी होंगी कि अमेरिका के फेवर में होंगी। यूरोपियन यूनियन जो एक आध बहुत पावरफुल देश है उनके हित में होगी। मान लो आपने वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लिया, कहा कि जी हम रेलवे ट्रैक बिछाएंगे, आप हमें पैसा दे दीजिए। तो वर्ल्ड बैंक क्या कहेगा कि आपने रेलवे ट्रैक बनाते हुए जो भी सामान लेना है वो किसी ऐसी पार्टी का नाम रख देंगे, ऐसी कंपनी का नाम रख देंगे जो सिर्फ अमेरिका से ही जो सामान मिल सकता है या अमेरिका की ही कंपनी से मिल सकता है। पुल बनाएंगे, उनका सामान कह देंगे कि आपने ये लेना है, इस तरह के लेबर के रूल बनाने हैं, इस तरह के।
मतलब क्या है, जो आप विकास कार्य कर रहे हैं, आपने पैसे तो दे दिए बट आपने शर्तें ऐसी लाद दी जिससे यूरोपियन देशों को फायदा हो। और इसे कहते हैं शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी जैसे पागल लोगों को एक झटके दिए जाते हैं ना करंट लगा के, इस तरह की थेरेपी होती है वो। और इससे क्या हो गया, पहले तो वो यूएसएसआर के गुलाम थे, बाद में वो वेस्टर्न यूरोपियन या अमेरिका और वर्ल्ड बैंक के रूल्स के आधार पर उनके दिवालिये निकल गए। कैसे निकल गए, मान लो यूएस वर्ल्ड बैंक से उन्होंने पैसा ले लिया, उनकी जो इकोनॉमी है वो अमेरिका के प्रभाव में आ गई। अमेरिका ने उन पर किसी मनचाही शर्तें थोप दी कि हमारा माल आने दो, हमें माइन दो, रिसोर्सेज दो, कच्चा माल दो आपके यहाँ से। तो क्या है, आपका शोषण दोबारा से शुरू हो गया। और आपके देश की दूसरी बात, जो एक बात होती है सोवरेनिटी, वो भी खत्म होगी कि आप डिसीजन खुले तौर पर नहीं ले सकते। आपको डिसीजन वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक के जो पीछे बैठी हुई पावर है यूएसए, उसके आधार पर लेनी पड़ेगी। ये थे शॉक थेरेपी और शॉक थेरेपी के रिजल्ट्स, जो बहुत ही, ये जो देश हैं बाद में इनकी करेंसी बहुत फेल हो गई, इनकी करेंसी की वैल्यू खत्म हो गई, इनके जो उद्योग धंधे हैं वो खत्म हो गए। तो एक मुसीबत से निकले, दूसरी मुसीबत में पड़ गए। शॉक थेरेपी, द collapse of communism was followed in the most of the countries by a painful process of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system. कम्युनिज्म का क्या मतलब था, कम्युनिज्म से एक पेनफुल प्रोसेस थी कि वो एक यूएसएसआर के सिस्टम से निकले और उन्होंने डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म सिस्टम अपना लिया। The model of transition in Russia, Central Asia and East Europe that was influenced by the World Bank and IMF come to be known as the shock therapy. अब इनको लगा कि जी जिस तरह से अमेरिका तरक्की कर रहा है, इन नीतियों से हम भी कर लेंगे, और वो IMF और वर्ल्ड बैंक से के अंडर आ गए, मतलब उन्होंने पैसे ले लिए और उनकी शर्तों को मान लिया। शॉक थेरेपी वरीड इन इंटेंसिटी एंड स्पीड अमंग अस द फॉर्मर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और वो तेजी से फैली है शॉक थेरेपी, मतलब हर जो देश था उन्होंने ये चीजें ली। बट इट्स डायरेक्शन एंड फीचर वर क्वाइट सिमिलर, लेकिन हर देश में इनकी जो डायरेक्शन और फीचर थी वो सेम थी, मतलब प्रभाव इनका सेम ही पड़ा। और वो प्रभाव क्या था, ईच ऑफ दिस कंट्री वाज रिक्वायर्ड टू मेक ए टोटल शिफ्ट टू कैपिटलिस्ट economy, which meant rooting out completely any structure involved during the Soviet period. अब क्या था भाई, जब ये देश मान लो अलग भी हो गए, लेकिन जो सिस्टम इनके यहाँ बने पड़े थे, ब्यूरोक्रेसी थी, जो भी था, कागज पत्र जितने भी काम सरकारी होते थे, वो अभी तक उसी सिस्टम के पड़े थे। अब इन्होंने क्या करना था कि टोटल चेंज करना था, और मतलब चीजें उखाड़ करके नहीं करनी थी। चेंज आए किसी भी देश में वो बहुत बढ़िया होता है, बट इस तरह से पुरानी चीजों को बिल्कुल सफाया करके नया डालना वो एक हानिकारक चीज होती है। उसके बाद अबव ऑल इट मेंट दैट प्राइवेट ओनरशिप वाज टू बी द डोमिनेंट पैटर्न ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो प्राइवेट, जितने पहले सरकारी सिस्टम होते थे, सरकारी फार्मिंग होती थी, सरकारी उद्योग होते थे, अब इन्होंने ये पैटर्न को बिल्कुल हटा के क्या करना था, प्राइवेट ओनरशिप लेके आनी थी, सारी प्रॉपर्टी प्राइवेट हाथों में सौंपनी थी। इसका मतलब क्या है, एक बार तो सरकार बिल्कुल खाली हो जाएगी। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न वर टू बी इमीडिएटली ब्रोट, और प्राइवेट ओनरशिप और ये जो कॉर्पोरेट सिस्टम था वो खत्म करना था। प्राइवेट ओनरशिप के अंदर जो भी पूंजी थी वो लेके आनी थी। कलेक्टिव फार्म वर टू बी द, देखो ये कैसे लाई जाती है ये भी बता दूं मैं आपको। मान लो एक उद्योग है भारत में ही है, टाल्को जैसे उद्योग, ठीक है, इसमें क्या करेगी, ये सरकारी उद्योग है, सरकार इसे क्या कर देगी, नीलाम कर देगी, शेयर बांट देगी, कोई इसका 30% शेयर खरीद लेगा, कोई 20%। अगर सरकार का शेयर इसमें मतलब 50% प्रॉपर्टी सरकार की है, 51%, तो इसकी हेड जो है वो सरकार रहेगी।
अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति इसको इसके शेयर जो है वो 52% या 51% खरीद लेता है तो ये प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में चली जाएगी। सरकार को एक बार में पैसा तो मिल जाता है, लेकिन जो इससे कमाई होने लगती है वो प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में चली जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।